नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 15 को हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं, जो कि आपका यूपीपीएससी बीयू प्री 2022 के लिए होगा। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो हम आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर 25 क्विज पेड ग्रुप चलता है, ठीक है। उसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपके इसी मॉड्यूल्स पर आधारित, ताकि आपको पता रहे कि बीईओ प्री में जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। क्योंकि मॉड्यूल्स पढ़ने से, लेक्चर्स अटेंड करने से सिर्फ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखिए पेड क्विज के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पिक्स, वॉइस लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आपको लगातार मिलते रह रहे हैं और आप उन्हें फॉलो करते रहिए। पेड क्विज को किसी भी कंडीशन में आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि हर मॉड्यूल में हम अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आते हैं और उन सब्जेक्ट के हर सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम आपका देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा कवर करने वाले हैं, यानी कि पहले जो मॉड्यूल्स और पढ़ाए जा चुके हैं उसमें भी मैंने कुछ मॉड्यूल्स में एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर आज हम जैन धर्म को सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, पहले जैन जो धर्म है उसमें जैन जो शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है कि विजेता होता है, यानी कि जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, ठीक है। जैसे जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, परंतु इसमें सिर्फ 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है अभी भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही सब चीज़ें दी गई कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए और इसमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। कहते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म है, आप इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। जैसे इनका जो जन्म है 599, कहते हैं कि जो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व यानी कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली बिहार में हुआ था। और कहते हैं कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वज्जी संघ के ज्ञात्रक कहते हैं कुल के प्रधान थे ये, और माता त्रिशाला थी यानी कि लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। पत्नी जो थी इनकी देखेंगे महावीर की, तो पत्नी जो थी महावीर स्वामी की, उनका नाम था यशोदा, वो कुंडी गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, ठीक है। इसका दामाद उनके थे जमाली। ये सब उनके पारिवारिक जो सदस्य उनके नाम हैं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो थे नंदी वर्मन की आज्ञा से इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था नंदी वर्मन के भाई की आज्ञा से। और शिष्यों की अगर उसमें बात करें तो मख लिपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं और ज्ञान प्राप्ति यानी कि केवल 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में और रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था इनको। और मृत्यु इनकी देखेंगे 527 ईसा पूर्व या 668 ईसा पूर्व पावापुरी यानी कि वर्तमान जो राजगीर के समीप है उसके मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी निर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। अब देखिए, ये तो मोटी मोटी चीज़ हमने जान ली। अब कह रहे हैं कि जैन धर्म जो 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। 2 भागों में विभाजित है, यानी कि श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दूसरा है दूसरा है दिगंबर, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर के पीछे ना एक स्टोरी है। ये कैसे इन जैन धर्म में 2 भागों में विभक्त हुए थे संप्रदाय। देखिए, जो जैन आचार्य भद्रबाहु हैं उनके समय में मगध में अकाल पड़ा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जैन भिक्षु जो थे भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत ये लोग चले गए। इसी के साथ क्या हुआ, मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त जो थे मौर्य भी यहाँ पर जो है गए। और फिर आप देखेंगे कि जैनों की ये शाखा दिगंबर के नाम से जानी जाती है। तो क्या है कि क्या हुआ कि भद्रबाहु जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए
और इनके साथ ही मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चले गए। ठीक है, और जैनों की ये जो शाखा है वो दिगंबर के नाम से जानी जाती है। जो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाखा है वो दूसरी तरफ आप देखेंगे जैन आचार्य, और जैन आचार्य जो स्थूलभद्र हैं उनके नेतृत्व में मगध में रह रहे भिक्षुओं ने क्या किया, श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया और ये गुट श्वेतांबर कहलाया। फिर क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक के श्रवणबेला देखेंगे इसमें कि देखिए यहाँ पर कि जो देखिए अब क्या हुआ कि भद्रबाहु जी तो वो अपने शिष्य के साथ कर्नाटक के श्रवणबेल में गोला के नामक स्थान पर गए और दक्षिण भारत के भिक्षु लौटकर मगध आए। तो उन्होंने मगध के भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करते हुए पाया और इनका विरोध किया, और इसी क्रम में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। यहाँ से विभाजन इनका बेसिकली शुरू हुआ था। देखिए इसके बाद कह रहे हैं कि अहिंसा क्या है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ हैं। आप देखेंगे कि इनके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ और जैन धर्म के संस्थापक की थे। ठीक है, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख भी आपको मिलता है। और 19वें तीर्थंकर की बात करें तो मल्लीनाथ है और इन्हें श्वेतांबर अनुयायी स्त्री मानते हैं। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर देखेंगे ये अरिष्ट नेमी है और इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। और 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है और इनका चिन्ह सर्प है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ये ऐतिहासिक का अर्थ यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो प्रामाणिकता से है। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, अभी मैंने ये सब बताया है। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, निग्रंथ कहा जाता था। और देखिए इसमें कहते हैं कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो दी गई शिक्षाएँ थी वो आप देखेंगे कि क्या क्या थी उसमें, हिंसा ना करना, ठीक है, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति ना रखना। तो इनकी क्या है, एक तरीके से शिक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैसे अहिंसा, तो जीव की हत्या ना करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्त्य चोरी ना करना। इनके 5 महाव्रत हम जिसको अड़ुव्रत भी कहते हैं जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। ब्रह्मचर्य जैसे इंद्रियों को वश में करना। तो इन 5 व्रतों में आप देखेंगे 4 जो पार्श्वनाथ ने दिए थे, 4 जो ऊपर के जैसे अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्त्य हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य वो महावीर ने जोड़ा था। क्लियर है, यही सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद इनके पिता के बारे में हमने देखा कहाँ से थे। इनका उपदेश जो था, महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत यानी कि अर्धमागधी में दिया। ठीक है, पहले अनुयायी इनके दामाद जमाली बने और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की बेटी चंपा थी। ठीक है, इसके बाद भद्रबाहु ने शिष्य दिगंबर और स्थूलभद्र में शिष्य श्वेतांबर कहलाए ये। क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं दूसरी जो जैन सभा हुई थी इसमें 512 बल्लवी गुजरात में हुई। और जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे ये पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे उदयन हो गए, वंद राजा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, वहीं देखेंगे कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता। तो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, किसी और युग की नहीं। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी क्या है, कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र में है। और जैन तीर्थंकरों में जो संस्कृत का अच्छा विद्वान किसको, नयन चंद्र को माना जाता है। तो ये ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर बुद्ध और 2500 यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग इतना माना गया है। और यहाँ पर देखिए ये 14वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, देखिए यहाँ पर पहाड़ पर उकेरी गई ये तीर्थंकर महावीर की आकृति तमिलनाडु में पिक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ध्यान रखिएगा। मथुरा कला का हमने आर्ट एंड कल्चर में भी शायद इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैन धर्म के ऐसे 3 रत्न क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो हम उन सबको देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म के जो त्रिरत्न कहे जाते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या क्या है। जैसे कर्मफल से मुक्ति के लिए 3 रत्नों का अनुशीलन जो था वो बहुत आवश्यक था इस धर्म में। तो जैसे सम्यक दर्शन हो गया, यानी कि वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जैसे सत्य में विश्वास करना, सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न जो सुख दुख है उसके प्रति समान भावना रखना। ठीक है, ये आपके त्रिरत्न हो गए। जैन धर्म आप देखेंगे जो ईश्वर है, जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। इसमें ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता है, कि बुद्ध धर्म में हमने देखिए अलग पढ़ा था। तो यहाँ पर ये टर्म्स याद रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा की मानता है।
महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, जबकि बुद्ध में ऐसा नहीं। बुद्ध के समय पे जब हमने पढ़ा, देखिए बुद्ध के समय में जब पढ़ा था तो पुनर्जन्म और उन पे विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद की विश्वास रखते थे, ठीक है। इसके बाद देखें, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। क्लियर है। अब देखिए, जैन धर्म के यहाँ पर तीर्थंकर आपको ये लिस्ट दी गई है। देखिए, माफ़ी चाहती हूँ, दोनों ही जो थे, चाहे वो बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म, दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनकी समानताओं की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही धर्म यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं मानते थे और दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मों में के प्रवर्तक बुद्ध एवं महावीर स्वामी राजवंशीय परंपरा के भी थे, ये हमने देखा, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ, बाय मिस्टेक यहाँ पर आपको ये जो है स्लिप हुआ चीज़ें। तो दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जैसे जैन धर्म के तीर्थंकर दिए गए हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के आपके तीर्थंकर दिए गए, आइए उनके तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक देख लेते हैं। जैसे आदिनाथ या ऋषभनाथ जो उनके तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ जो उनके तीर्थंकर थे आदिनाथ, और तो हम देखेंगे कि उनका वृषभ, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम देखेंगे कि वृषभ जो है उनका प्रतीक हुआ करता था। वही अजीतनाथ जो इनके देखेंगे सेकंड नंबर पर तीर्थंकर जो है इनके अजीतनाथ, उनके जो प्रतीक है वो गज हुआ करता था, ठीक है। और संभवनाथ का अश्व है। इसके बाद मेन देखते हैं चंद्र प्रभु का, आप देखते हैं अर्ध चंद्रमा है, ठीक है। सुमितनाथ का क्रौंच है। इसके बाद पुष्पदंत का मकर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं विमलनाथ का क्या वराह है, अनंतनाथ का स्वेन है, धर्मनाथ का वज्र है प्रतीक। इसके बाद कंथुनाथ का छाग या बकरा है, अरनाथ का मत्स्य है, ठीक है। पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर का सिंह यहाँ पर क्या है, ये प्रतीक है। आप चाहे तो एक दो बार इस पर नज़र डाल सकते हैं, एक दो बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वन लाइनर आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। वन लाइनर यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या कहने की कोशिश की गई, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। एक्चुअल में जो कैवल्य है आप समझेंगे तो जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति यानी कि कैवल्य कर लेता है, तो मोक्ष की बात की गई है, ठीक है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पहले 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये कैवल्य की जो है वो क्राइटेरिया है, कह सकते हैं हम। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन जिन यानी कि विजेता, आर्य मतलब योग और निग्रंथ मतलब वंदन रहित जैसी उपाधियां मिली। और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। ये वेद की अपरुषयता यानी कि जिसको पुरुष ने ना बनाया, किसी मानव ने ना बनाया, तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है ये, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2-3 शब्द बताए कि केवलिन हो गया, जिन हो गया, अर्ह हो गया, निर्ग्रंथ हो गया। इसका मतलब क्या था एक्चुअली महावीर के लिए कि क्या हुआ कि यहाँ पर 42 वर्ष के पे क्या हुआ, उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की महावीर जैन स्वामी ने, और उन्हें केवलिन कहा गया इसी कारण से क्योंकि उन्होंने जो है कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति की, केवलिन कहा गया। और उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत में लेने के कारण उनको जिन कहलाए फिर वो, और तपस्या में साहस दिखाने के कारण महावीर कहलाए वो, और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण फिर वो निर्ग्रंथ कहलाए। तो इस तरह से अलग अलग शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बताया, और नथिंग, इसका कोई वो ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जैसे पंच महाव्रत की आप देखेंगे बात की गई है, पंच महाव्रत की जो बात की गई है अभी मैंने बताया था। पंच महाव्रत जो अड़ु व्रत है वो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो इन्होंने इसकी शिक्षा दी। देखेंगे कि महावीर स्वामी ने पंचव्रत की शिक्षा दी और इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। और धर्म ग्रंथ में जैन धर्म में देखेंगे अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख के इन्होंने यहाँ पर जो अनंत चतुष्टय जिसको बोला जाता है कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है, यानी कि यहाँ पर अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर कहते हैं कि महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना भी की थी और इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। इन्हें गणधर कहा जाता था, ठीक है। देखिए इसके बाद कह रहे हैं कि महावीर की
मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन जनसंघ है जो उनका प्रथम अध्यक्ष बने, और उसी के समय में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, विभक्त हो गया था। ठीक है, स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया और भद्रवाही के अनुयायी को दिगंबर कहा गया, ये हमने देखा था अभी। अब यहाँ पर प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है। तो प्रथम जैन सभा में देखिए पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इनका कार्य क्या था उस समय पे? क्या था प्रथम सभा में कि जैन ग्रंथों के 12 अंगों का संकलन करना है। वैसे इनकी दूसरी सभा हुई, द्वितीय सभा, वो वल्लभी में हुई। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसके? देवादी क्षमा कौन थे इसके अध्यक्ष? देखेंगे आप, देवादी क्षमा। देखिए इनके जो अध्यक्ष थे वो देवर्दी क्षमा श्रमण थे। ठीक है, और देखेंगे कि कुल 11 अंगों की लिपिबद्ध इसमें किया गया है, 11 अंगों को। क्लियर है? तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ उनके संघ जो है संगीतियों के बारे में बात की गई है। तो इसमें जैन सभा की जो बात है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, इसमें प्रथम की बात करें, मैंने और भी चीज़ें इसमें बताई आपको। जैन साहित्य को आगम्य सिद्धांत कहा जाता है, और जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया जाता है। किसको? अशोक के पौत्र संप्रति को। ठीक है, उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, और खजुराहो, देखिए ये अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। उनकी जो दीवारों पे जो चित्रकारी है, ये सब चीज़ें, तो उससे पता चलता है कि सिर्फ ना केवल हिंदू बल्कि जैन धर्म से भी संबंधित है ये। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। ठीक है, तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना। उस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समानांतर विमल शाह ने करवाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको रट लेना है एक तरीके से। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी पूर्व में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, ये मूवी से आप इसको जो है रिलेट नहीं करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए जो खजुराहो के जो मंदिर है ना, आपने कई बार सुना होगा एमपी में जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं, और कहते हैं कि इसमें 5 to 6% एरोटिक्स मूर्तियाँ यहाँ पर बाहर बनी हुई हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे नेट पे देखिएगा। और कहते हैं कि इसमें जीवन की पूरी जीवन के बारे में यहाँ पर जो है मूर्तियाँ उससे संबंधित 5 to 6% एरोटिक्स मूर्तियाँ हैं, और बाकी इसमें जो मूर्तियाँ हैं वो जीवन का वर्णन करती, कैसे जीवन होता है, रहना, खाना, व्यापार करना। तो उस जीवन में आपके जो है वो कहते हैं कि पारिवारिक जीवन बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों को दर्शाया गया है, एरोटिक्स मूर्तियाँ जिनको बोलते हैं, उसका 5 to 6% ही जो है उसका अंश वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। और कहते हैं कि जो है आप देखेंगे वो सारी मूर्तियाँ ना मंदिर के बाहर ही बनी है, मंदिर के अंदर नहीं। तो कहते हैं सांसारिक मोह माया को बाहर त्याग के ही आप मंदिर में प्रवेश करिए, कुछ इस तरह से उसको बनाया गया है। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर ये खजुराहो के मंदिर के बारे में आपने समझा, तो ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर बताइएगा कि किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिर को बनवाया गया था। आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आगे पीछे सब चीज़ क्लियर हो। यहाँ पर देखिए जैसे प्रभासगिरी जो कौशाम्बी की बात करें, उसमें जो जैन तीर्थ स्थल है वो यूपी में आपके स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से कौन सा संबंधित है स्थल? कौशाम्बी का प्रभासगिरी, याद रखिएगा। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है, और थेरीगाता बौद्ध साहित्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म का विस्तार की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे आपकी, देखिए अब जैसे हमने बौद्ध धर्म में उनके साहित्य वगैरह के बारे में पढ़ा, वैसे ही कहते हैं कि अब तक जो है वो उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं, और प्रारंभिक जैन साहित्य कहते हैं कि अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और बाद में जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा को अपनाया, और कालांतर में क्या हुआ, जैनियों ने शौरसेनी और संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे उस वक्त में। और कहते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 जो देखेंगे मूल सूत्र, और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। ठीक है, और इस आगम ग्रंथों की जो रचना संभवतः कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही की गई है। जैन ग्रंथ के आचारांग जो सूत्र हैं उसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और विधि निषेधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, ठीक है, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, और उवास गद साओ में हूढ़ शासक तोरमाड़ का आपको देखेंगे जो घटनाओं का वर्णन मिलता है। वैसे ही भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
वहीं भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है। और वहीं भगवती सूत्र और महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें कुछ आपको इनके समानताएं भी मिलेंगी, कुछ उसमें इनके असमानताएं हैं। पहले मैं उनको बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध और जैन धर्म के बीच में समानता और असमानताएं क्या है। यहाँ पर जो दिया गया वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा हम देखेंगे। पहले समझिए, जैसे कहते हैं कि आप पॉजिटिव देखेंगे ना, माफ़ी चाहती हूँ, इसे समानताओं की अगर मैं बात करूँ तो दोनों धर्मों का जो उदय है वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, ठीक है। और दोनों ही ब्राह्मण धर्म के प्रमुख वेदों का प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं दोनों धर्मों में। दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञवाद, बहुदेववाद और अस्पृश्यता और जन आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ठीक है। ये मैं समानताओं की बात करी। दोनों धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते और दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक बुद्ध और महावीर स्वामी राजवंशीय परंपरा के थे। दोनों धर्मों के प्रचार प्रसार में राज्य के संरक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोनों धर्मों के प्रतीकों ने लोक भाषा में उपदेश दिए हैं और दोनों ने ही सत्य, अहिंसा और आचरण की पवित्रता पर बल दिया। ये आपके बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो समानताएं हैं ना, उनकी बात की गई है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पर, जैसे उनकी असमानताओं की बात करें तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते था, जबकि जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करते हैं। आप देखेंगे बुद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में मिलते हैं, जबकि महावीर के उपदेश प्रकृति भाषा में मिलते हैं। अभी हमने देखा है ना, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया जाता है, ठीक है, जबकि जैन धर्म में कठोर तप और काया कलेश पर बल दिया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कुछ जैसे बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि महावीर के जो जैसे नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है, ठीक है, और इसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद देखते हैं कहते हैं महावीर स्वामी ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति जंबिका ग्राम में की थी। हमने कैवल्य के बारे में स्टार्टिंग में देखा था क्या था, ठीक है। और महावीर स्वामी ने देखेंगे चतुर्वेद संघ की स्थापना पावा में की थी। अभिधम पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया और 3वीं शताब्दी ईस्वी में योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे, हमने ऊपर देखा है। इसके बाद कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया जो प्रयाग और कन्नौज में किया था। तो बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है, जबकि बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी। ये सब हमने ऑलरेडी बौद्ध धर्म में कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आपको दिखा रहा है कि जैन धर्म जो है भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो याद रखिएगा जो भगवती सूत्र है ना, वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्रंथ माना जाता है। और जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग हो गया, नर्क के विषयों में वर्णन मिलता है, हमने देखा। इसके भगवती सूत्र के अनुसार कहते हैं काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, उसमें मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था, ठीक है। अब जैसे स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, तो इस स्यादवाद को हम देख लेते हैं। क्या देखिए क्या था कि स्यादवाद कहते हैं ये ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार यानी कि स्यादवाद के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं और जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में होती है, ठीक है। ये स्यादवाद का कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीनता हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो वर्ण को नहीं मानते थे। हमने देखा था बौद्ध और जैन धर्म वर्ण को नहीं मानते, तो ये बात जो है अगुंतर निकाय में कहा गया है। और जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर है ना, अरिष्टनेमी थे, ठीक है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, हमने स्टार्टिंग में देखे थे। तीर्थंकर सारे इन्हें कृष्ण के समकालीन उनका वंशज माना जाता है। कैलेंडर वीर निर्माण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्माण से मतलब उनकी मृत्यु के बाद से शुरू हुआ है। और देखिए अब देखेंगे कि इसमें कहते हैं जो बुद्ध है यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और ये पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखें जो कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और पहाड़ को काटकर, पहले ऐसे ही होता था, पहाड़ों को काटकर चैत्य बनाए जाते थे और भारत के सभी खोदे हुए चैत्य ग्रहों में सबसे विशाल और सुंदर माना जाता है, ठीक है। गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभु पुष्पदत्त की प्रतिमाएं बनवाई हैं। तो इनकी प्रतिमाएं की बात अगर की जाए किसने बनवाई, तो चंद्रगुप्त शासक रामगुप्त ने। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे और यहाँ इनकी राजधानी श्रावस्ती में थी, तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश यहाँ पर दिए हैं। और मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा भी किया था, ठीक है। ये हम दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ रहे हैं ना इसमें।
देखिए जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे आपको किसकी बात कर रहा है, जैसे देखिए अजयगढ़ के समीप जो नचना कुठार नामक एक स्थान है, वहाँ पर पार्वती का मंदिर है। तो आपका ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक टॉपिक हो गया। ठीक है, यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रामायण के दृश्य आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? यहाँ से। ठीक है, आज हम जो अजय आपको अभी जो आपने देखा है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है, और ये यहाँ पर जो मूर्ति कला मिली है वो सबसे पहले रामायण के दृश्य को दर्शाते हैं। देखिए गुफा नंबर संख्या मतलब होता है, यहाँ पर कई सारी गुफाएं बनाई गई थी, इसमें गुफा जो नंबर है उसका 16 है। यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का दृश्य आपको देखने को मिलता है। एक मरणावस्था में राजकुमारी, उसका दृश्य मिलता है। और चित्रकला में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कैसे भाव भंगिमाओं को उस वक्त कैसे चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, बनाया जाता था, ताकि उनकी भाव भंगिमाओं से हम उस समय की वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं उनको समझने का प्रयास किया जाता था। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ और शंख लिपि के लेख भरतु स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनके स्तूप से अवशेष प्राप्त हुए हैं। शिव की जो प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति है वो गुड्डी मल्लम में प्राप्त हुई है। ठीक है, और लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके बाद कहते हैं जो खरोष्ठी लिपि, उसका विकास जो उद्भव है वो बुद्ध काल के ईरानी लिपि में हुआ था, बुद्ध काल के समय पे। और देखिए पाशुपत संप्रदाय है वो शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, पाशुपत जो संप्रदाय शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। और कहते हैं कि नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी उसको, और इनके संस्थापक लघु लीश थे। क्लियर है? इसके बाद कह रहे हैं कि भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी है वो अनुयायी हेलिओडोरस है। और पिपर हवा जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु स्थित माना जाता है, और ये यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके बाद कहते हैं हेमवत जो संप्रदाय है वो महासंघ की एक शाखा है और महायान संप्रदाय से संबंधित है। अब मैंने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो महायान और उसका हीनयान संप्रदाय को क्लियर किया था। अगर आपको थोड़ा भी पता है तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था, हमने पढ़ा था। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख आपको पहली बार ये श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है महाकात्यायन ने किया, और देखेंगे बाबेरू जातक और दशरथ जातक और शिवी जातक और बौद्ध रचनाएं यहाँ पर की गई हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें। ठीक है, इसी के साथ देखिए कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक, और कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। आपने अगर अष्टांगिक मार्ग मैंने पढ़ाया था, जैसे इसे कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है, और इसमें मध्यमा प्रतिपदा मध्यम मार्ग अपनाता है ना बौद्ध धर्म, तो उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब क्या है आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, और प्राचीनतम जैन जो है कास्य मूर्ति विहार चौसा से आपकी प्राप्त हुई है, और महासांगिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये वैशाली में स्थित है, इसके अध्यक्ष सर्वकामी यानी कि सव्वकामी थे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपको शैव धर्म दिखाई दे रहा होगा, शैव धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए शैव धर्म का जो अर्थ है वो शिव मतलब शिव का अर्थ होता है शुभ या कल्याण या मंगल, और शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म है शैव धर्म कहलाया। ठीक है, शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है, और इसीलिए शिवलिंग यानी कि मूर्ति पूजा का जो उल्लेख है वो 2री सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। क्लियर है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख भी मिला है, और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व और पाशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। क्लियर है? ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं कि जो शिव है वो प्रागैतिहासिक देवता है, अभी हमने देखा। और शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म, शिव के अन्य नाम हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कल्पलिकिनी हो गया, महाविशक हो गया, कृतिवास हो गया। ठीक है, पर्वतों का स्वामी है, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। क्लियर है? सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, और इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जिसने मॉड्यूल्स देखे होंगे वो उसको समझ पा रहा होगा। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, और उसके 3 मुख है, और मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के साथ संबोधित किया। भाई
उस टाइम की लिपि को पढ़ा तो जा नहीं सका है। तो जिस तरह की मूर्तियाँ इस तरह से जो आज देखिए, इतिहास क्या है, प्रेजेंट में जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसी के आधार पे यहाँ पर जो चीज़ें मिली हमने सोच लिया कि भाई वही सब चीज़ें वही होंगी, वहाँ पर वही सब चीज़ें घटित हुई होंगी। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, अथर्ववेद में हमें देख लिया। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी और महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबकम। ठीक है, त्र्यंबक जिसे हम त्र्यंबकम भी पढ़ते हैं। कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी आपको शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं और कहते हैं कि उदयगिरी, आप देखेंगे कि उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था। इसका शैव गुफा का निर्माण किसने कराया था, याद रखिएगा। कुमारगुप्त के समय में खो और देखेंगे करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल में नचना कुठार पार्वती मंदिर अभी हमने ऊपर देखा था, भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया और कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का काफ़ी अच्छा गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर निर्माण कराया गया था। अभी हमने ऊपर आपसे प्रश्न पूछा था कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए, अगर आपने वो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, चलो वहाँ आंसर कर दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से चीटिंग हो जानी है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। राष्ट्रकूटों के समय में आप यहाँ देखते हैं कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थापित किया गया था और शैव धर्म का धर्म प्रचार दक्षिण भारत में नैनारों के द्वारा किया गया है और जो नैनार संत हैं उनकी संख्या वहाँ पर 63 थी और इसमें तुरु ज्ञान, सुंदर मूर्ति, समवंदर, अप्पार हो गया, मणिक, कवाचगार हो गया आदि इनके नाम उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत में आपको चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे और चोल शासक वो राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर निर्माण कराया। तो ध्यान रखिएगा, राज प्रथम ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया और इसी तरह से आप देखते हैं कि इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा, ठीक है, ये जो कोलू तुंग प्रथम एक कट्टर शैव थे और उन्होंने अपने शिव के प्रति अपनी आस्था को, श्रद्धा को जाहिर करते हुए चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। मतलब ये देखिए, शिव के प्रति जो अतिशय श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति को उखड़वाकर समुद्र में ही फेंकवा देता। तो वह इस तरह से शासन तब चलता था, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो इसको ज़्यादा क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस वक्त में ये था ही सब जगह व्याप्त। और इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय दिए गए हैं। BS पाठक ने पूर्व मध्ययुगीन शैव संप्रदाय से जुड़े कुछ अभिलेखों का अध्ययन किया था, जिसको यहाँ पर ऐसे दिया गया है, जैसे शिव भागवत संप्रदाय। ठीक है, तो ये शैव धर्म के संप्रदाय है शिव भागवत संप्रदाय, जिसमें शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख आपको पतंजलि के महाभाष्य में मिला है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख मिलता है शिव भागवत संप्रदाय का। मत्त मयूर संप्रदाय देखेंगे, इसके जो चेदी वंश के अभिलेखों में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। और आगमंत संप्रदाय जो है उसके संस्थापक अघोर शिवाचार्य हैं, याद कर लेना है इन संप्रदाय को। आगमंत संप्रदाय के संस्थापक अघोर शिवाचार्य हैं। शुद्ध शैव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आपके श्रीकांत शिवाचार्य हैं। पाशुपत और या फिर लाकुल संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने द्वितीय ईसा पूर्व में इस संप्रदाय की स्थापना की और शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कहा जाता है। अब यहाँ पर शैव धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य जैसे हमने बाकी के पढ़े वैसे यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे लिंगराज का मंदिर आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में, याद रखिएगा ये सिर्फ आपका आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित है और आपका एंशिएंट में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे शिव मंदिर है आपका कहाँ पर है, ये भूमरा मध्य प्रदेश गुप्त युग में बनवाया गया। पार्वती मंदिर नचना कुठार का भी हमने देखा था। ठीक है, कैलाश मंदिर कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन पल्लव शासक के जो है शासक थे और इन्होंने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था कैलाश मंदिर को। यहाँ पर कैलाश मंदिर दूसरा, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्लियर है। कंदारिया महादेव का मंदिर, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। आप देखिए, जो यहाँ पर मैं आपको नाम बताती जा रही हूँ, आप चाहे तो उन्हें नेट पे सर्च करिए। नेट पे जब चीज़ों को हूबहू देखते हैं तो याद जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। और इस तरह की आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं और ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली, तो ज़रूर देखा करिए। जैसे रुद्र महाकाल या रुद्रमाल मंदिर आपके गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने काठियावाड़ के सिद्धपुर में करवाया। बृहदेश्वर मंदिर की बात की तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में करवाया। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात की काठियावाड़ में स्थित है। नटराज मंदिर की बात करें तो चिदम्बरम तमिलनाडु में जो है इसका बनवाया गया ये मंदिर। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी यूपी में बनवाया गया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में बनवाया गया था। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि शैव धर्म से संबंधित देश के कुछ भागों में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग जिनको हम कहते हैं ना, वो देखिए यही है। सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप है ये। ठीक है, केदारनाथ
विश्वनाथ जो कि काशी में, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओंकारेश्वर ये भी आपका उज्जैन में है, भीमकारेश्वर आप भीमरेश्वर है वो भीमेश्वर है वो आपका नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर ये भी आपका नासिक, घुरमेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताइए। वो कौन कौन सी? शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख है। ये आपकी क्या है? शैव संप्रदाय के 4 वामन पुराण में ये शैव संप्रदाय की संख्याएं बताई गई हैं। क्लियर हो गया है? अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया है? एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया। अब हम यहाँ पर अगला सेगमेंट हमारा क्या होगा? आपका ज्योग्राफी होने वाला है। ठीक है, अगला सेगमेंट आपका क्या होगा? ज्योग्राफी होगा। क्लियर है? तो इसी तरह से निरंतर आपको मॉड्यूल्स देखते रहना है हमारे। ठीक है, आगे जो सेगमेंट आएंगे उनको भी क्लियर करना है अभी हमें, और सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपर देखिए, कोई भी स्किप मत करिए मैटर को, क्योंकि कहीं पर भी आप स्किप करेंगे फिर क्या होगा? मन में ये रहेगा कि अरे मैडम ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं, मैंने तो पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं पिछले मॉड्यूल्स में, तो आपको बहुत सी चीज़ें हो सकते हैं या ना भी समझ आए। तो इसके लिए क्या करना है? हर पिछला मॉड्यूल को देखने के बाद ही अब कोई नया मॉड्यूल को उठाना है। अपने प्रति ईमानदारी रखिए और सब चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। चलिए आज के दूसरे सेगमेंट की ओर हम बढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, आज हम यहाँ पर मॉड्यूल 15 के अगले सेगमेंट को देखने वाले हैं। अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियोस टोटली फ्री थी, फ्री हैं, फ्री रहेंगी। और पेड ग्रुप से संबंधित अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इन नंबर्स पर। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उनको यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर जो है अपना एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा कवर किया है। अब हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं? भारत की भूगोल को। हमारे मॉड्यूल्स का पैटर्न क्या रहता है? जिसमें हम 2-3 सब्जेक्ट को लेकर आते हैं और सब्जेक्ट से संबंधित कुछ मुख्य टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर लाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और आपसे भी आशा करते हैं उतनी ईमानदारी से आप इन मॉड्यूल्स को प्रॉपर देखते होंगे। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उतनी ही मेहनत से, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत से इसको पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है, अंतिम उद्देश्य आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना है। देखिए, भारत के जैसे भूगोल की इसमें जो बात की जा रही है, देखिए इंडिया का मैप अगर आपने अभी खोल लिया होगा एटलस में, तो सबसे पहले वो खोल लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और एटलस खोलिए और देखिए जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। जो भारत का भूगोल है उसमें हम समुद्री तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को देखने वाले हैं। जो समुद्र तटीय, संघ शासित प्रदेश और राज्य होंगे। यहाँ पर राज्य और यूटीज दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी तट रेखा दी गई। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी उतना नहीं है, लेकिन आपको जानना है कौन कौन सा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका, उसकी जो तट रेखा है वो कुछ इतने किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा देखिए यही है अभी तक में। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए एक बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा जो राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश है उनको बताइए। तो गुजरात उसके बाद आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा इतनी है, फिर तमिलनाडु की देख सकते हैं आप। ठीक है, कुल जो तट रेखा भारत की जो भारत के समुद्री तट राज्य और संघ शासित प्रदेशों की जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर 0.60 किलोमीटर टोटल है, जिसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र की इतनी 652 किलोमीटर कुछ है, केरल की आपकी 569 कुछ किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, ये सब आपके क्या है? समुद्र तटीय राज्य और संघ शासित यहाँ पर प्रदेश दिए गए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की जो तट रेखा है वो पूर्व से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्य भूमि द्वीपों से घिरी हुई है। अब भारत का मैप को देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से निचला हिस्सा मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि तट रेखा जो है पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित जो मुख्य ये भूमि जो है वो द्वीपों से घिरी हुई है। ठीक है, भारत में गुजरात राज्य की अगर मैं तट रेखा की बात करूं तो कहते हैं सबसे लंबी है। अभी हमने ऊपर के गुजरात की तट रेखा की जो बात की जाए तो वो सबसे लंबी इसमें मानी जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक छोटी रेखा आपकी गोवा राज्य की है। ठीक है, सर्वाधिक छोटी आप देखते हैं कि यहाँ पर पुडुचेरी उसकी भी है। यहाँ पर भारत में राज्यों की जो बात कर रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि स्थल के सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली रेखा को, सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। तो क्षेत्रीय सागर की परिभाषा क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय सागर की जो दूरी है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। मुख्यतः ये 12 समुद्री नॉटिकल मील जो है वो मापी जाती है, और इस क्षेत्र का जो प्रयोग है भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त देता है। तो 12 समुद्री मील जो है वो भारत को संपूर्ण अधिकार यहाँ पर कार्य करने के लिए उसमें देता है। ठीक है, जो समीप मंडल का विस्तार है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, पर 24 समुद्री मील तक होता है। इसमें भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है।
तो जो मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ उनको याद रखिएगा, कितने नॉटिकल मील पर किसको कितना भारत को अधिकार की बात की गई है। किसी भी देश के जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कहते हैं ना 200 नॉटिकल मील तक आप वहाँ पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। 200 नॉटिकल मील होता है। भारत का तो औसत जो समुद्र तल से चेन्नई तट से नापा जाता है, ठीक है। भारत का जो औसत है वो समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। इसके बाद कहते हैं कि तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरें, मानवीय क्रियाकलाप आदि की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। और सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों से होता है। जो अपर्दन होता है ना, कटाव होता है, वो सबसे ज़्यादा तटीय जो है लहरों से होता है, ठीक है। भारत का पश्चिमी घाट अभी हम पश्चिमी तट, जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट यानी कि मुंबई गोवा वाले हिस्से को, मध्य भाग को हम कर्नाटक तट, कर्नाटक वाले हिस्से को, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए कोंकण तट, ध्यान दीजिएगा, कोंकण तट, कर्नाटक तट और दक्षिण भाग के मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान में जैसे कौन कौन सी नदी आपको देखने में मिलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण ये बड़ा उपजाऊ है। जो डेल्टा बनाती है ना नदियाँ, वो बहुत उपजाऊ मानी जाती हैं, ठीक है। तो क्या आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो डेल्टा नदियाँ किस प्रकार से बनाती हैं, या डेल्टा के बारे में आपको कुछ पता हो तो यहाँ बताइएगा। और कहते हैं इसमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं जो कोरोमंडल तट है उसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से लेकर यानी कि कृष्ण डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये सेम अवस्थिति है। मैप खोल के जैसे आप लाएंगे सामने, ये अपने आप चीज़ें समझ में आती रहेंगी। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला कुछ नहीं, सीधे सीधे फैक्ट्स है, इसको ध्यान देना है। देखिए भारत के पश्चिमी तट में जो स्थित प्रमुख बंदरगाह है ना, उनको देख लेते हैं। जैसे अभी पश्चिमी तट में से यहाँ पर मुंबई हो गया, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये आपके पश्चिमी तट के अवस्थित है। तो जैसे मुंबई हो गया, कांडला हो गया, ये बंदरगाह, ठीक है। मुर्मुगांव, ये गोवा में अवस्थित आपका बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में बंदरगाह अवस्थित है। जंजीरा, ये भी महाराष्ट्र में। उडुपी कर्नाटक में अवस्थित बंदरगाह है आपका। कोचीन केरल में अवस्थित बंदरगाह है। ये सब क्या है, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं ना। न्यू मंगलोर, ये भी आपका एक बंदरगाह है, ठीक है। पूर्वी तट पर जो अवस्थित है, जैसे आपका देखिए पूर्वी तट, पश्चिमी तट आप समझ रहे हैं। देखिए इसको और अच्छे से समझा देती हूँ, मैंने वैसे मैपिंग में आपको कई बार बताया। ये आपका पश्चिमी तट की बात करें, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पूर्वी तट की बात करें। मैप में ऊपर नीचे अगर चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद से ये चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, तो फ़र्क पड़ेगा। आप जब खुद से ड्रॉ करेंगे और खुद से चीज़ें वहाँ देखेंगे तो आपका ये पश्चिमी तट है और आपका ये पूर्वी हिस्सा जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूर्वी तट के स्थित जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में, पारादीप जो कि उड़ीसा में बंदरगाह है ये, एन्नौर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में, न्यू तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु है। इनको अच्छे से आपको रट लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते रहे पीटी में भी, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर जंजीरा जो दिया महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अवस्थित है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये सिंधुदुर्ग दिया गया, ये कहाँ, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है, ये सब, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए तमिलनाडु तट पर कहते हैं कि तरंगम बाड़ी जो डेनमार्क से संबंधता के लिए काफ़ी विख्यात है, और न्यू जेरूशलम चर्च और जिरवेन चर्च जो है यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। कौन कौन से, न्यू जेरूशलम और चर्च जो जिरवेन चर्च है यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क निवासियों के द्वारा इनको बनाया गया था, और डेनमार्क निवासी यहाँ पर 1620 ईस्वी में आए थे। तो डेनमार्क निवासियों के द्वारा जो ये चर्च बनाए गए थे वो 1620 ईस्वी में आए थे, और डेनमार्क ने बस्ती अंग्रेजों को भेज दी थी 1845 में, तो ध्यान रखिएगा। आइए अब यहाँ पर पश्चिमी तट की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है हमारा, उसके पश्चिमी तटीय मैदान की यहाँ पर बात की जा रही है, उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आपका पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिए तटीय मैदान की जब बात आ रही है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का जो तटीय मैदान है उसका विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट और समुद्री तट के मध्य में हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों और अपर्दन और निक्षेपण तथा पठारी नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनके जमाव से इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत में अगर तटीय मैदानों को मुख्यतः कुछ भागों में बांटा जाए तो 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ उसको सुनते जाइए, कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच में निर्मित मैदान को हम पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार आपको गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, गुजरात के यहाँ पर सूरत से
देखेंगे और इसके जो है कन्याकुमारी तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान को हम फिर से 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया गुजरात का मैदान, ये क्या है, गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र है। इसे कच्छ और काठियावाड़ और या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान अगर हम देखें तो दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच में मैदान अवस्थित है, तट अवस्थित है। कन्नड़ यानी कि कर्नाटक मैदान या तट हम देखते हैं तो गोवा से मंगलुरु के बीच अवस्थित है। मालाबार का मैदान या तट अगर हम देखें तो मंगलुरु और कन्याकुमारी केप कॉमरिन के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है गुजरात में सबसे चौड़ा माना जाता है। ठीक है, गुजरात में जो है सबसे चौड़ा माना जाता है। दक्षिण की ओर जाने पर इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम होती जाती है, लेकिन केरल में ये पुनः फिर से चौड़ा हो जाता है, जो आपका गुजरात का मैदान है। ठीक है, इसमें जैसे इसके कारण यहाँ का जो तट है वो काफ़ी कटा छटा रहता है। किसके कारण? सकरी, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। दलदल, नमकीन अधिक यहाँ पर जो है तटीय क्षेत्र में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन और दलदल अधिक पाए जाते हैं। मेन अभी जो जैसे चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आपको याद करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। कोंकण का तटीय जो मैदान है आपका, वो कोंकण का जो तटीय मैदान वो है वो उस पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता आपकी पाई जाती है। ठीक है, दमन से गोवा के बीच ये फैला हुआ है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच में फैला है। और थालघाट और भोरघाट के दर्रे जो है क्रमशः मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इस मैदान में जो बहने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः क्या रहता है? पिंजल, बसाक, भोगरावा और जुआरी, ये सब क्या है? नॉर्थ टू साउथ जो आपकी नदियां हैं उनका क्रम यहाँ पर दिया गया है। कर्नाटक मैसूर का जो तटीय मैदान है वो देखिएगा कि इसका निर्माण प्राचीन रूपांतरित जो चट्टानें हैं ना उनसे हुआ है, जिस पर गर्म मसालों, ठीक है, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अनुकूलता के कारण यहाँ पर सुपारी, गर्म मसाले, वर्षा की अधिकता और ताप की अनुकूलता के कारण यहाँ पर ये सब चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है और सीढ़ी नुमा ढालों पर, घाट के पश्चिमी ढालों पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा, काली मिर्च की बागवानी की जाती है। और नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम यहाँ पर क्या रहेगा? याद रखिएगा, कालिंदी, शरावती, नेत्रावती इत्यादि यहाँ पर उत्तर से दक्षिण का नदियों का क्रम है। मालाबार का तटीय मैदान की अगर मैं बात करूँ तो देखेंगे कि लैगून में पाए जाते हैं और जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर यह तट कांप और महीन लेटराइट मिट्टी से बने हुए हैं और ये यहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण और आर्द्र होती है। और आप देखेंगे कि मंगलोर में से कुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है। और कहते हैं मछली पकड़ने, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में भी लैगून यहाँ पर कई पाए जाते हैं। ठीक है, चाय उभरे ढालों पर यहाँ पर पैदा की जाती है। गन्ने की कृषि निचले मैदानों में की जाती है। तट पर कई आणविक खनिज जैसे मिनोसाइट हो गया, जिरकन पाए जाते हैं यहाँ पर। ये हमने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो जलमग्न तटीय मैदानों के कुछ उदाहरण हैं और ये अधिक कटा-फटा होने के कारण पत्तनों, बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक यहाँ प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेड ग्रुप से संबंधित कोई कॉल या व्हाट्सएप करना है तो आप इन नंबर पर कर सकते हैं। ज्ञान सर से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियोस टोटली फ्री हैं। यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पर एग्जाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, इस पेड ग्रुप से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसे ज़रूर ले लीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। एग्जाम्स के टाइम पर आप पूरी तरह से खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार रखिएगा और सारे मॉड्यूल्स को बिना स्किप किए पूरी ऑनेस्टी के साथ देखना है। पूर्वी तटीय मैदान की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी घाट है ना और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में निर्मित मैदान को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा मैं इसकी बात कर रही हूँ। पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे उत्कल तट हो गया, ठीक है, उत्कल तट मैदान हो गया, आंध्र या काकीनाडा तटीय मैदान हो गया, तमिलनाडु या कोरामंडल का तटीय भाग हो गया। ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिम तट के मैदानों की अपेक्षा थोड़ी कम है। यहाँ पर महानदी, गोदावरी नदियों के बीच में उत्तरी सरकार तट और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है, ये याद कर लेना है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग को कोलेरू झील अवस्थित है। यहाँ पर किनके बीच में कोलेरू झील अवस्थित है? पूर्वी तटीय मैदानों में गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में। ठीक है, ये एक डेल्टाई झील है इसकी। और ये दोनों अनूप झील हैं। कौन कौन सी आपने देखा? जैसे चिल्का झील और पुलकित झील क्या अनूप झील है आपकी। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और नमकीन झील मानी जाती है। क्लियर है।
पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में जो हमने देखा था, जैसे उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र का काकीनाडा का तटीय मैदान, तमिलनाडु या कोरामंडल का तटीय भाग। तो आप इसको देख लीजिए ज़रा। यहाँ पर जो है कि उत्कल का जो तट है वो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में उड़ीसा के भाग में देखा जाता है। उत्तरी सरकार जो तट है वो महानदी से कृष्णा नदी के बीच में उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह हैं और कहते हैं कि यहाँ पूर्णतः समतल और उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण ये काफ़ी सुप्रवाहित और सिंचित भाग है आपका। ठीक है, यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, तिलहन, दलहन आदि काफ़ी पैदा किए जाते हैं। तमिलनाडु या कोरामंडल का तटीय भाग की अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। पुलकेट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक ये फैला है और इसमें कावेरी, पेन्नार, पलार, बैगई आदि नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा और समतल विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ कौन कौन सी आप देखेंगे फसलें उगाई जाती हैं? धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल, सब्जियाँ खूब पैदा की जाती हैं। और मन्नार की खाड़ी मोती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मोती के लिए कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है ये मन्नार की खाड़ी के लिए। देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक एक लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ एग्जाम को ध्यान में रखकर ही इन मॉड्यूल्स को रेडी किया गया है। क्लियर है? अब देखिए पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की यहाँ पर तुलना दी गई है। जैसे हमने पहले पश्चिमी तट को पढ़ा, फिर पूर्वी तट को पढ़ा, अब इनकी तुलना दी गई है, क्योंकि तुलना आपके लिए पीटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेंस के एस्पेक्ट के लिए हो जाती है, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आप इजीली इसको लिख सकते हैं, काफ़ी गुड इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अब देखिए जैसे पश्चिमी तटीय मैदान है, अभी हमने क्या पढ़ा था? पश्चिमी तटीय जो आपके मैदान है वो पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदानों को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, ये कैसा संकरा अधिक आर्द्र होता है, अभी हमने ऊपर देखा। छोटी तीव्रगामी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं और एस्चुरीज का यहाँ पर ज़्यादा निर्माण होता है। ठीक है, इस मैदान में के दक्षिण भाग में अनेक लैगून पाए जाते हैं, काफ़ी लैगून्स पाए जाते हैं आपके। ठीक है, पश्चिमी तट अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी कई सारी जो है लैगून मतलब झीलें पाई जाती हैं। पश्चिमी तट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें कटा फटा है, इसके कारण यहाँ पर बंदरगाह बहुत पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, वही सब ऊपर चीज़ें जो पड़ी हैं इनको यहाँ पर कंपैरिजन के साथ दिया गया। अधिक चौड़ा होता है, आप देखेंगे जो आपका पश्चिमी की अपेक्षा, पश्चिमी तट की अपेक्षा जो दक्षिणी आपका वो है तट, वो आपका ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत शुष्क भी होता है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कृष्णा, आप देखेंगे गोदावरी, कावेरी, महानदी बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और मैदान में लैगून की संख्या यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। झीलें यहाँ पर कम आपको देखने को मिलती हैं। ये तट कटा फटा कम है और इस कारण बंदरगाह भी यहाँ पर थोड़े कम पाए थे, ये कटा फटा ज़्यादा है पश्चिमी। ठीक है, भारत के यहाँ पर कुछ द्वीप समूह दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। आइसलैंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो भारतीय द्वीप समूह को मुख्य तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि उसमें जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में केरल के तट से सटे लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इंडिया का मैप आप देख पा रहे होंगे तो उसमें समझ गए होंगे कहाँ पर। जैसे देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर है। इसका लक्षद्वीप समूह जो है वो आपका किधर है, वो आपका जो है ऑपोजिट साइड है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो लक्षद्वीप समूह वो आपका यहाँ पर है, ये आपका श्रीलंका है यहाँ पर। क्लियर है, इसको मैप में देखेंगे बेहतर समझ पाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये अपने आप में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ के और अच्छे से पढ़ना है आपको। कहते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ये मैंने अभी बताया है, और ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग होते हैं और ये कुछ द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं से जुड़ी होती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल, आप 10 डिग्री चैनल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल यानी कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसका पिक्चर मैं अभी ऐड कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है? आप देखिए कह रहे हैं इस द्वीप समूह की जो मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं उसमें सैंडल चोटी, माउंट डिओबोली, माउंट कोयो और माउंट थ्रिलर इत्यादि इसमें शामिल हैं। अलग अलग उसमें ग्रेटर उसमें अलग है, ग्रेट निकोबार में अलग है, मध्य अंडमान में अलग है, माउंट कोयो दक्षिण अंडमान में अलग है। तो इसको मेन हमें समझना है कि पर्वत चोटियाँ यहाँ पर कौन कौन सी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षेत्रफल आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप की तुलना में काफ़ी बड़ा है।
ठीक है, उसकी तुलना में जो है काफ़ी बड़ा है आपका। इसके बाद कहते हैं कि जैसे 10 डिग्री चैनल निकोबार से अलग करता है, अभी हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये अंडमान और निकोबार की जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है आपका, ठीक है। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर यह अवस्थित है जो पोर्ट ब्लेयर है, और यहीं पर इस प्रसिद्ध सेल्युलर जेल भी है। आपने सुना होगा, सेल्युलर जेल के बारे में बहुत सुना होगा, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। कोको स्ट्रैक हो गया, अंडमान के उत्तर में अवस्थित है ये, और जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से समूह से अलग करती है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान की अगर बीच की बात करूँ तो डंकन यहाँ पर पास पाया जाता है, ठीक है। निकोबार भी कई द्वीप समूह है, जैसे निकोबार के भी कई द्वीप समूह, जैसे कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। और जैसे 10 डिग्री चैनल को हमने पढ़ा, वैसे 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं दिया है कि नहीं, सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वो भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र में है। और इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 की जो सुनामी के कारण क्या हुआ था, ये जल में पूरी तरह डूब गया था। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बोली जाए तो सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और माउंट थूलियर जो है वो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे जारवा हो गया, शैम्पेन हो गया, सोन्टेन लीज हो गया, ये जनजातियों के लोग जो है आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं, ठीक है। आप जैसे देखिए, जब 2014 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 16वीं जो लोकसभा चुनाव थे उसमें पहली बार शैम्पेन जनजाति ने मतदान किया था, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये, हालांकि पुराना डाटा है। देखिए ये हमने पढ़ा। इसके बाद अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले जनजातीय समूह हैं यहाँ पर, जैसे ओंजे हो गया, निग्रोइड प्रजाति के हैं ये, ठीक है। सेंटिनेलीज जो है निग्रोइड प्रजाति के जनजाति समूह है। जारवा निग्रोइड प्रजाति से संबंधित, शोम्पेन मोंगलेट प्रजाति से संबंधित, अंडमानी निग्रोइड जनजाति से, निकोबार मंगोलाइट, ठीक है, हालचू, ये सब क्या है आपकी जनजाति समूह के नाम यहाँ पर दिए गए, किस किस प्रजाति से संबंधित है। हमने अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चीज़ों को कवर किया है, ठीक है, आइसलैंड को। अब हम यहाँ पर लक्षद्वीप समूह को देखेंगे और कहते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो अभी हमने देखा था कि अरब सागर में प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। प्रवाल भित्ति समझ रहे हैं आप, प्रवाल भित्ति के बारे में अगर किसी को यहाँ पर पता है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैंने और भी जो पहले भी और कई लेक्चर्स आपको पढ़ाए उसमें भी प्रवाल भित्ति के बारे में बताया है। इस मॉड्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जो आगे भी आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी मैंने आपको कई बार बताया है। ये कवरावती जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी है, और कहते हैं कि यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है वो कुल 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही अब आबाद हैं। और कवरावती जो लक्षद्वीप की राजधानी है और जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है, कवरावती। एड्रोड द्वीप का द्वीप जो है समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और नारियल यहाँ का एकमात्र कृषि उत्पाद है, ठीक है। मत्स्य पालन यहाँ का मुख्य पेशा है, और टूना यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली, तो टूना एक मछली का प्रकार है, ठीक है, मछली है। इसके बाद देखते हैं जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करती है। मिनिकॉय अन्य स्रोतों से एंड्रोड जैसे हम देखते हैं लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षीय अभयारण्य घोषित किया गया है, याद रखिएगा ये पक्षीय अभयारण्य की बात कर रहे हैं। यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है और सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है, देखिए अलग टाइप का आपको सुनने को मिल रहा है, महल भाषा, ठीक है। इसका 11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भाग को अमनदीवी और दक्षिणी भाग को कन्नौर कहते हैं, याद रखिएगा ये एकदम से। 8 डिग्री चैनल को जलधारा द्वारा परस्पर अलग करते हैं, लक्षद्वीप और महाद्वीप को 8 डिग्री चैनल, ये हमने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको रट लेना है पूरी तरीके से। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप उन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अन्य द्वीप दिए गए हैं, इसके साथ साथ जैसे आपका श्रीहरिकोटा हो गया, ये आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है, और ये इस द्वीप पर कहते हैं भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से आपके सारे अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं अधिकतर, ठीक है। श्रीहरिकोटा पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर अवस्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो ये आदम ब्रिज या फिर कह सकते हैं राम सेतु का ही भाग है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है पंबन द्वीप।
पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यू मूर द्वीप की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है और भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का जो अधिकांश भाग है वो जलमग्न अवस्था में है। ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप आप देखेंगे यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप शायद दिया गया है, नहीं दिया गया, चलिए मैं बता देती हूँ। अब्दुल कलाम द्वीप जो है उसको व्हीलर द्वीप जो है उसको कहा जाता है और यह उड़ीसा के सागर तट से परे राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है और इसका पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप है। तो व्हीलर द्वीप है या अब्दुल कलाम द्वीप है, आपको दोनों यही है। ठीक है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है और ये द्वीप जो है महानदी ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे दिए हैं वेरन द्वीप दिया गया है, जैसे यहाँ पर तो वेरन द्वीप को अगर देखें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पोर्ट फ्लेयर से उत्तर पूर्व में अवस्थित है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। इस सागर में नारकोंडम द्वीप भी अवस्थित जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कहते हैं तमिलनाडु में राम सेतु प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, ये हमने देख लिया है। ठीक है। इसके बाद अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, सैंडल पीक है, हमने ऊपर देखा था। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ये भी हमने देख लिया है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी यानी कि अराकाना ह्यूमा के विस्तार से हुई है और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इसी द्वीप के प्रमुख चट्टानें रहा करती हैं। ठीक है। ये हमने देख लिया है, अभी पढ़ लिया है इसको ऊपर। आइए अगला क्या है यहाँ पर देखिए, अगला सेगमेंट आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा, फिर हमने यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को देखा, अब यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी को देखने वाले हैं। तो पिछले मॉड्यूल्स में भी मैंने काफ़ी हद तक आपको इकोनॉमी कवर किया है, जैसे और सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। इसमें पहले हमने स्टार्टिंग में कई शब्दावलियों को एक साथ हम 30-40 शब्दावलियों को हमने मॉड्यूल्स में स्टार्टिंग में देखा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके टर्मोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करते हैं वैसे देखने वाले हैं। क्लियर है। चलिए अभी ये ज्योग्राफी आपका हो गया ना। यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ बता सकते हैं और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना उसको प्लीज़ उसका आंसर देने का कोशिश किया करिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी उससे जो है प्रभावित हों और अपना भी आंसर दें। और दूसरी चीज़, जब भी कभी, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी कभी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, इंडियन वर्ल्ड जो भी ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, उसके लिए सबसे पहले जैसी ज्योग्राफी का सेगमेंट देख लिया, सबसे पहले अपना एटलस लेकर बैठ जाए। ठीक है। अगर नॉर्मल सुन रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, गूगल पर सर्च करते रहिए उसको कि कहाँ पर भाई क्या अवस्थिति है, क्योंकि हर चीज़ 1 घंटे में पढ़ा पाना संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ हर चीज़ उड़ेल देने से मतलब मकसद पूरा नहीं हो जाता, चीज़ों को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी होता, और बात जब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की हो। ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने देख लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। आइए यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में पहले हम जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस, यहाँ पर क्या होगा आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए जीडीपी क्या होता है कि जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में देखेंगे कि देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसका पता लगाने के लिए एक माध्यम होता है। ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से देश की कुल उत्पाद को मापा जा सकता है। और जीडीपी को हिंदी में, जैसा कि मैंने अभी बताया, सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। और भारत देश में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो गणना है वो 3 माह में की जाती है, या आमतौर पर हम कह सकते हैं जीडीपी की जो गणना है 1 साल के अंतराल में की जाती है। और देखेंगे यदि जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो सही है, और यदि जीडीपी कम हो रही है तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है देश की वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि जीडीपी जो है उसमें, जैसे इसको अगर हम ऐसे समझें कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों का जो योग है, यानी कि संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि जीडीपी कहलाता है। क्लियर है। भारत में जो ये एक वित्तीय वर्ष की जो बात की जाती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का माना जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो देश की घरेलू यानी कि आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक, समुद्रिक सीमा, वायुमंडल सीमा अंतर्गत
सीमांतगर्त जो जल क्षेत्र है और शेष विश्व के जो सीमांतगर्त विदेशी अंतर क्षेत्र हैं जैसे दूतावास हो गए, सैनिक अड्डे हो गए, इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, केवल अंतिम वस्तुओं क्या समझेंगे इससे कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जीडीपी से संबंधित देखी हैं। यहाँ पर वही सब चीज़ें घुमा फिरा के उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जैसे बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि में 365 दिन का एक वर्ष के देश के भीतर जो है उत्पादित सभी अंतिम और सेवाओं का जो कुल व्यय के बराबर, यहाँ पर वही सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें जैसे कहते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय होती है ना और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसी भी देश के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह की माप होती है और राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम है उसके बारे में जानकारी जो है वो जानकारी से देश की इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। अभी मैंने समझाया आपको जैसा कि। अब जीएनपी की अगर मैं बात करूं तो जीएनपी क्या होता है, जो जिसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, जीएनपी को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो चलिए अब हम जीएनपी को समझ लेते हैं वो क्या होता है। देखिए, जीएनपी क्या होता है कि किसी भी देश में एक निश्चित समय या फिर एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या हम जीएनपी यानी कि क्या कहते हैं, हम इसको जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, जीएनपी कहते हैं। जीएनपी के अंतर्गत यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में रहकर व्यापार या जॉब करता है, यानी कि बाहर जाकर वो व्यापार और जॉब करता है किसी अन्य देश में, तो क्या होता है कि जिसके बाद वह अपने लाभ को भारत में भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत क्या होता है, यदि विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में व्यापार या जॉब करके अपने लाभ को भारत से बाहर भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें कही जा रही हैं आपसे कि जो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो किसी एक वित्त वर्ष में के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों यानी कि देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्धन का योग होता है। यह सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आपका उत्पाद होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व के नियुक्त उत्पाद के घरेलू देखेंगे कि यहाँ पर घरेलू आपके कारकों द्वारा अर्जित कारक आय है और घरेलू माइनस करेंगे उसमें से घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया जो अपने देश में जो चीज़ें व्यापार करने, ये देखेंगे जो अपने देश के भारतीय मूल के व्यक्ति है ना वो किसी अन्य देश में जाके व्यापार या जॉब करते तो उनके द्वारा जो लाभ जो है भारत को भेजा जाता है उसको हम जीएनपी में जोड़ते हैं। लेकिन कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में व्यापार या जॉब करके अपने लाभ को भारत से बाहर भेजता है तो उसको हम इस लाभ को हम जीएनपी में घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी, एनएनपी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आपका एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है आपका एनएनपी। ठीक है, क्या होता है एनएनपी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है और जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाले मूल ह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है, जो सरप्लस बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं यानी कि एनएनपी कहा जाता है। जैसे कि कोई भारतीय कंपनी मान लीजिए विदेश में अपना व्यापार करती है, उसमें एक वित्तीय वर्ष में उसकी लागत के मूल्य में जितनी कमी आती है उस कमी को हम जीएनपी से घटा देते हैं। जैसे कि किसी उत्पाद के लिए कोई भी मशीन या यंत्र खरीदा जाता है तो एक वर्ष में उसकी कीमत में जितनी कमी आ जाएगी वह आपकी एनएनपी में घटा दी जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे किसी भी यंत्र या मशीन की कीमत मान लीजिए 5,000 रुपये है और एक साल के बाद उसकी कीमत 4,000 रुपये रह जाती है तो जीएनपी में 1,000 रुपये की कटौती की जाएगी। ठीक है, इसमें यदि किसी प्रकार से लाभ प्राप्त होगा तो उसे एनएनपी कहा जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर एनएनपी बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी की बात कर रहा है। ठीक है, जीएनपी माइनस मूल ह्रास को निकाल देंगे तो आपका एनएनपी निकल आता है। क्लियर है, एनएनपी को थोड़ा और स्पष्ट आपको समझाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर कि जैसे मतलब और इसको जैसे अगर एक ऐसी भाषा दे जो आप परीक्षा में जिसे परिभाषित कर सकें तो कह सकते हैं कि उस देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से होता है
और इसमें देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है। विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है और अंतिम उत्पाद में मूल ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ये एनएनपी हो जाता है, इस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में अंतर बताना है हमें, तो ज़रा समझिएगा। कहते हैं कि जीडीपी और जीएनपी दोनों जो है अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, के आय को जो है दर्शाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन के आय को दर्शाती। इसके बाद देखेंगे जीडीपी सभी घरेलू उत्पादों का मापन होता है, अभी हमने पढ़ा था। चाहे इसकी आप देखेंगे कि इसकी उत्पादन इकाइयाँ जो है, इसकी राष्ट्रीयता कोई भी हो, जीएनपी यानी कि राष्ट्रीय सकल उत्पाद एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न आउटपुट के मान का मापन करता है। जीएनपी में देश या विदेश से प्राप्त हो, जीएनपी अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था जीएनपी के बारे में कि जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या होता है कि इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जिसको हम जानते हैं, अभी मैंने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है कि किसी भी देश के एक निश्चित समय या फिर एक वर्ष के देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं। तो कह रहे हैं जीएनपी में देश या विदेशों से प्राप्त होने वाली जो आय है उसको जोड़ा जाता है, जबकि एनएनपी में लगने वाली लागत में होने वाली कमी को हम घटा देते हैं। जीएनपी में जो आयात और निर्यात के स्थान पर विदेशी आय शामिल होती है, और साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि जीडीपी की तुलना में जीएनपी जो आपका होता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, वो शुद्ध विदेशी निवेश आय में शामिल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली, बस यहाँ कंपैरिजन दिया जा रहा है। जीडीपी में क्या होता है कि घरेलू उत्पाद के स्तर को प्रदर्शित किया जाता है, और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को आपके किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है। क्लियर है? ऊपर पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी इसको। देखिए अब नीचे क्या कह रहे हैं, एनडीपी क्या होता है, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध जो घरेलू उत्पाद है ना आपका, तो यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है आपका, कहते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर, भारत की अगर हम बात करें, भारत यानी कि घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के कुल जोड़ से है, यानी कि साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसको बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ समझिए जरा, एनडीपी बराबर, यानी कि आपका जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है बराबर क्या होगा आपका, बाजार की कीमत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें से घिसावट यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाजार कीमत पर जो एनडीपी है ना आपका, यहाँ पर कह रहा है जो एनडीपी बराबर क्या है, जीडीपी माइनस घिसावट की यहाँ पर बात की जा रही है। स्पष्ट हो रहा है? चलिए अब यहाँ पर जो है आपको हमें देखना है कि जो आपका सतत आर्थिक विकास क्या होता है। अब हम सतत यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ये आपका मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत आर्थिक विकास आपका मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में तो प्रश्न थोड़ा पूछा ही जाएगा, लेकिन उससे ज़रूरी हम कह सकते हैं ये मेंस का टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ज़रा इसको। ठीक है, और चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें आपके लिए, है ना। देखिए इसको पढ़ते हैं कि सतत जो आर्थिक विकास है वो बेसिकली एक राष्ट्रीय पहल है और जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्ट परिसंपत्तियों पर बनाई गई है ताकि उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया जा सके या उन्हें वास्तविक रूप से वास्तविक लाभ प्रदान किया जा सके, है ना। तो क्या होता है कि ये व्यवहारिक उपकरण लागू करने योग्य जगह रखती है जो स्थानीय लोगों, व्यवसायों और संस्थानों के लिए काम करने के लिए रणनीति बनाती है। सतत विकास की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास जहाँ पर किया जा सके। ठीक है, तो सतत विकास का उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या होता है कि आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित करना जिससे वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि हो सके इसमें। ठीक है, इसमें सामाजिक प्रगति, समानता, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थिर और आर्थिक विकास शामिल होते हैं। और सतत विकास की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो सभी प्रकार के जीवन रूपों के लिए सम्मान और देखभाल है और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम कर समुदायों को अपने और स्वयं के पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, सतत आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। और कहते हैं ये जो अवधारणा है वो 1960 में दशक में विकसित हुई थी जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए, तब इसके बारे में लगा कि भाई अब ध्यान देने की हमें ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। तो कहते हैं कि जो सतत विकास की अवधारणा 1962 में हुई जब वैज्ञानिक जो थे रॉकल कॉर्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक में लिखा, और यह पुस्तक
पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर जो बीच में आप कहेंगे उसके संबंधों के अध्ययन का मील का पत्थर साबित होता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या लिखनी, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके बारे में ध्यान रखना, और इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किया है उसको हमें देखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहते हैं अच्छी परिभाषा अगर हम देखें तो ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर बहुत पूछा गया है ये, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर किसके द्वारा, ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जो है 1987 में ये इसमें अच्छी परिभाषा दी गई है कि जो सतत विकास को ऐसा विकास कहा है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास किया जा सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम जैसे पानी अगर हम कहें तो इस तरह से कंज्यूम करें उसको कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, मतलब इतना ज़्यादा वेस्टेज करने से इन सब चीज़ों का बचे जो आने वाले भविष्य में इसको पीढ़ियों को के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल ना हो जाए। तो उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम सभी को। 1968 में देखेंगे जो जीव वैज्ञानिक थे शास्त्री पॉल एरलिच ने, उनकी एक पुस्तक थी पॉपुलेशन वम, इन्होंने प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच के संबंधों पर इन्होंने प्रकाश डाला। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, जिसमें पॉपुलेशन वम की बात की है, जिसमें मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन, पर्यावरण के बीच में संबंधों को, अंतर संबंधों पर प्रकाश डाला है इन्होंने। किसने, शास्त्री पॉल एरलिच ने, ठीक है। अब कहते हैं सतत विकास का उद्देश्य, भाई अब सतत विकास का उद्देश्य ना हो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है बहुत दूरगामी और व्यापक इसका उद्देश्य होता है। कहते हैं कि ये बिना जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष या व्यक्ति विशेष इस पर ध्यान देगा तभी वो भविष्य में चीज़ें सस्टेन हो सकती हैं, बल्कि इसमें शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों को, अर्थव्यवस्था को मुक्ति दिलाई जाने की बात पर ध्यान दिया जाता है और राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया जाए। इसीलिए इसमें कुछ उदाहरण जो है उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए, जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग से बचना। अब जैसे पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका हम इतना अति दोहन करने लगे हैं कि हम मतलब भूल ही गए हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस पर ही निर्भर होने वाली है। तो उस तरह से उस दोहन से हम बचें, उसका दुरुपयोग करने से हम बचें, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे कह सकते हैं कि जैसे समाधान और क्षतिपूर्ति की भरपाई, ये सब भी संभावित विकास को ध्यान में रखा जा सकता है। भविष्य में विनाश की रक्षा से बचें, ठीक है। जैसे यहाँ पर नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, जो प्रगति के नियमों के अनुरूप कार्य कर सके। विविधता की रक्षा करना, विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। सीधी सी बात है भाई, सबका सहयोग होगा तभी तो सब आगे धीरे धीरे डेवलप होगा, आगे भी आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सकेगी। शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना, मतलब केंद्रीकरण ना हो कि उसका विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। उन्हें अधिक लचीला बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है। ये सब क्या है आपके इसके उद्देश्य हैं संक्षेप में सतत विकास के, ठीक है। और देख सकते हैं हम इसमें और क्या क्या चीज़, जैसे इसमें क्या है, वातावरण और पर्यावरण पर नियंत्रण रखना, सामाजिक अधिकार के प्रति वचनबद्ध रहना। विकास के लिए कुछ खास लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी समुदाय, स्थानीय समुदाय, सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुँचाए उनकी भी मदद करें उनके विकास करने में। भाई देखिए, अब विकास होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का ह्रास होता है, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे पर्यावरण को भी नष्ट ना पहुँचे और जो विकासशील देश हैं, निर्धन देश हैं, उनके देशों में विकास भी होता रहे और जीवन स्तर उनको उच्च मिले और न्याय और इन सब में उनको अधिकांश लोगों को समानता मिले, जिसकी वजह से पर्यावरण को वहाँ नष्ट ना पहुँचे। कुछ इस तरीके की क्रियाओं को करते हुए ये कार्य हमें संपन्न करना चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता की व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। क्योंकि शांति जहाँ पर होगी वहीं पर आप नए नए विचारों का जो है जन्म हो सकता है और तभी आप जो है आगे पथ पर बढ़ सकते हैं, विकास के पथ पर बढ़ सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे वो देश का मुद्दा हो। सतत विकास एक मूल्य आधारित आपकी अवधारणा है और जो परस्पर सह अस्तित्व और सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय घटकों में जो है कोऑर्डिनेशन पर आधारित है, सामंजस्य पर आधारित है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई सामाजिक तत्वों को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बाकी पे हमारा ध्यान ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड आपका सतत विकास होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद आइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर अगला क्या है, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन की यहाँ पर बात की गई। किसकी? कृषि और खाद्य प्रबंधन की यहाँ पर बात की गई है।
देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर कृषि, जैसे कहते हैं ना कि भारत जो विकासशील देश है, उसका आर्थिक परिवर्तन जो है मुख्यतः कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत में ये आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो उसकी आजीविका, रोजगार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इत्यादि जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत की अधिकतम 70% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अपनी आजीविका मुख्यतः कृषि से ही प्राप्त करती है। और 82% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान हैं। विकास में अगर हम समावेशिता का उद्देश्य देखें तो ग्रामीण विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना होगा, जहाँ कृषि इसे बेहतर रूप से कर सकती है। ठीक है, सरकार का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर कई तरीके से जैसे दिए गए हैं, जैसे उनकी किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है, किसानों की आय को दोगुना करना है, उनको मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो उनको देना है। ठीक है, कृषि एवं उनके सहायक क्षेत्रों में वृद्धि करना है ताकि जीवीए के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव जो देखे गए हैं उसको ठीक किया जा सके। आप देखेंगे कि इसी के साथ साथ कृषि का जो है मशीनीकरण करना है। उनका काम है कि मानव की जो कड़ी मजदूरी है और खेती की जो लागत को कम करने के अतिरिक्त अन्य आगतों और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करके प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए आधुनिक कृषि में कृषि मशीनीकरण आवश्यक आगत बनकर उभरी है। ठीक है, तो भारतीय ट्रैक्टर उद्योग देखेंगे, उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है आजकल, और जो कुल वैश्विक उत्पादन का 1/3 है। और पिछले 4 दशकों में अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर उद्योग में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि भी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ पिछले 2 वर्षों में। ये जो कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसमें सकल जो जीवीए है उसमें 18.8% की बात कराए, इतना आंकड़ा है इस वक्त का। ठीक है, तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन और घरेलू आपूर्ति में वृद्धि हुई है। चीनी क्षेत्र में किए गए भागीदारी फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे उपायों की समीक्षा भी की गई है। कृषि में देखेंगे फसलवार मशीनीकरण स्तर, जैसे एक ही भूमि के टुकड़े से दूसरी फसल या बहुफसल उगाकर फसलों की गहनता में सुधार हुआ है, जिसके चलते कृषि भूमि वाणिज्यिक दृष्टि से अत्यधिक व्यवहारिक हुई है। भारत में देखेंगे समग्र कृषि जो है मशीनीकरण, जैसे अमेरिका में 95%, ब्राज़ील में 75%, चीन में 57% की तुलना में 40 से 45% हमारे भारत में कृषि मशीनीकरण रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कहा है कि जैसे सूक्ष्म जो सिंचाई है उस पर ध्यान दिया गया, जैसे सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई यानी कि टपक या छिड़काव जो सिंचाई है उसके माध्यम से कृषि स्तर में जल प्रयोग की दक्षता पर बल देना यहाँ पर अनिवार्य हो गया है। आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में जल प्रयोग दक्षता पर बल देने के लिए देश में PMKSY के प्रति जो है एक योजना है और बूंद अधिक फसल संगठक वर्ष 2015-16 से कार्य कर रहे हैं। और सूक्ष्म जो सिंचाई में सरकारी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने क्या किया था कि 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आधारभूत निधि के अनुमोदन के साथ यहाँ पर समर्पित सूक्ष्म सिंचाई जो है निधि सृजित की है। तो इस तरह से देखेंगे कृषि और इसमें कितना ज़्यादा समय के साथ साथ बदलाव आया है, उसको उन्नति की ओर लेके गए हैं। ठीक है, फसल विविधीकरणों को भी बढ़ावा दिया गया है। अभी हमने देखा यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सब संबंधित क्षेत्र हैं वो लगातार उच्च विकास के क्षेत्रों में उभर कर आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे पशुधन क्षेत्र में 8.15% की CAGR से बड़ा है ये। ठीक है, इसके बाद जैसे नवीनतम आपका क्या है SAR है, उसके द्वारा पता चला है कि यह क्षेत्र जो है कृषि परिवारों के समूह में आय का एक स्थिर स्रोत माना जाने लगा है। ठीक है, कृषि ऋण में आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में ये ऋण जो है अत्यंत निम्न, लगभग 1% से भी कम रह गया है। और कृषि में जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा योजनाएं लाई गई हैं। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे खरीफ वर्ष 2016 में आपने देखा होगा कि क्रियान्वित हो चुकी थी। और जो प्राकृतिक अपरिहार्य जोखिमों के विरुद्ध बुआई बोने से पहले और लेकिन कटाई के बाद जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों के द्वारा बहुत कम शेयर तथा वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 50% अदा किया जाता है। शेष जो प्रीमियम है उसको केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बराबर के रूप में बांटा जाता है। कृषि व्यापार की बात की जाए तो कृषि व्यापार में भारत का योगदान जो विश्व में है वो 2.15% है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में आप देखेंगे USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश भी शामिल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 1991 से जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसकी शुरुआत से भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए, जिसने निरंतरता उसमें बनी हुई है, जिसने निर्यात द्वारा 2.7 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को प्राप्त कर लिया है। और वर्ष 18-19 की अगर बात की जाए तो कुछ मतलब दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं हर साल इसमें जो है उन्नति आपको दिखाई देती है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर उन आयात निर्यात को किस तरह से बैलेंस किया गया है कृषि को। यहाँ पर किसानों की आय को 2 गुना की बात की गई है। किसानों की आय में सुधार के लिए संबद्ध क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। हाल के कार्यक्रमों में उनकी क्षमता का दोहन करने की पहल के साथ संबद्ध क्षेत्रों की समीक्षा, उसका रिव्यू भी किया गया है। ठीक है, मत्स्य पालन जैसे डेयरी उद्योग हो गया और इसके कृषि संबद्ध क्षेत्रों में डेयरी उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब भी इनका महत्वपूर्ण मानव का जीवन का महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। भारत में देखेंगे कि दुग्ध उत्पादन बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बड़ा जो क्षेत्र है समेकित है और भारत में मत्स्य पालन खाद्य पौष्टिक रोजगार आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अब देखेंगे कि मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है ना उसमें लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्य पालकों को इनकी मूल श्रृंखलाओं में इसके लगभग 2 गुना लोगों को आजीविका प्रदान करता है आज के समय में। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं कि खाद्य प्रबंधन और कृषि में किस तरह से जो चीज़ें हैं योजनाओं के थ्रू और सरकार के थ्रू जो नई नई योजनाएं और क्रियाएं कार्यक्रम लाए जा रहे हैं, कैसे किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर वही समझाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान की अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मैं बात करूँ तो ये योजना है आपकी और ये किस तरह से देखेंगे बाकी योजनाओं से भिन्न है, हम इसको यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो ये 24 जनवरी और 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया था, PM किसान को शुरू किया था। इसमें वित्तीय लाभ अगर हम देखें तो जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण था ना कि DBT जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, उसके माध्यम से देश भर में मतलब कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट किसानों को लाभ पहुँचेगा। इसमें क्या होने लगा था, इस योजना में क्या था कि इस मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये पर ईयर का वित्तीय लाभ इसमें हस्तांतरित किया जाता है। योजना का दायरा अगर हम देखें तो क्या है, इस योजना के शुरू में उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की ही भूमि थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था इस PM किसान योजना का कि प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चुंगल से बचाना है और खेती के गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे PM किसान जो है मोबाइल ऐप, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है। और कहते हैं कि भौतिक सत्यापन मॉड्यूल जो है उसमें योजना में निर्धारित प्रावधानों में के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 5% लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर उतना शायद आपको डिटेल में नहीं दिया गया, मैं इसको और बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मेंस में भी अगर आपसे कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप उसके लिए रेडी हो। ठीक है, मेरा काम है आपको पूरी तरह से रेडी करना PT और मेंस के लिए। यहाँ पर कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में PMFBY कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 2000 देखेंगे कि प्रधान जो इसका परिचय अगर हम देखें तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको प्रशासित किया गया। देखिए जब भी कोई योजनाएं कब लॉन्च की गई, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसने क्या किया, इस योजना की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जो आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया और अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए इसके पात्र होंगे। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों का या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। खेतों में आप देखेंगे खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। बीमा किस्त की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखेंगे कि
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त में 5% होगी और किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें जो है वो बहुत कम है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सब मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसमें एक फसल बीमा ऐप भी बनाया गया जिसमें किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है और किसी भी घटना के घटित होने के 72 घंटे के भीतर ही फसल के नुकसान की आसान रिपोर्ट वहाँ पर सुविधा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आधार की वजह से किसानों को तेजी से भुगतान हुआ है और दावे की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाती, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्लियर है। अब योजना देखिए, जो ये योजनाएं बनाई जाती है ना, उनका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि देखिए योजना, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। तो कहते हैं यहाँ पर जो ऐसी योजनाएं बनाई जाती है वो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों के परिणाम स्वरूप फसल में किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इन योजनाओं का मुख्यतः उद्देश्य होता है। मतलब किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करना, किसानों की जो कंडीशन है उसको और बेहतर करना, उनकी खेती को लेकर उनको जागरूक करना, ठीक है, उनके आय को स्थायित्व करना, स्थिर करना, मतलब उनको जो है जो मिल रही है एटलीस्ट उतनी तो उनको मिले, उस बात पे विशेष ध्यान रखना। किसानों को कृषि में नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू कराना, आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए उनको जो है इनकरेज करना। ठीक है, बहुत से लोग जो होते हैं जो पुरानी परंपराओं पे निर्भर करते हैं, वो नई परंपराओं को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में समय लेते हैं, तो उनको समझाना, उसे सही चीज़ों से उनको रूबरू कराना कि भाई इनके बेनिफिट की ही बात की जा रही है यहाँ पर। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, ऋण सही समय पर उपलब्ध कराना। लक्ष्य क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों, फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है अपने आप में किसानों के लिए। शामिल फसल की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत रबी, खरीफ और वाणिज्य और बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। तो शामिल फसल में कौन कौन सी फसलें हैं? रबी, खरीफ, वाणिज्य और बागवानी फसलों को शामिल किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र में देखेंगे कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। हमने देखा था हमारी अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है और आज भी देखेंगे कि भारतीय कृषि जो है सकल रोजगार का आधा और समग्र राष्ट्रीय आय के लगभग 1/6 भाग कवर करता है। ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो भाई आप देखेंगे कि कई तरह की इसमें विशेषताएं जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे आपको इनको इसके अलावा यहाँ पर समझिएगा कि जैसे आप कहते हैं, इसमें देखेंगे कि जो भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो कृषि का एक विशेष स्थान भारत में रखता है और भारत में कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। यहाँ की जो कृषि है वो पूरे देश में अधिक से अधिक भाग यानी कि लगभग 80% हम मान के चलते हैं हिस्से में की जाती है, जहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखें विशेषताओं की वजह से मानसून पर निर्भरता, भारत में लगभग 70% भाग में मानसून के सहारे ही कृषि की जाती है और प्राय देखा जाता है कि अगर वर्षा सही समय पे हो जाए तो उत्पादन भरपूर हो जाता है और अन्यथा खाद्यान्न संकट की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जीविका का साधन है बहुत बड़ा, भारतीय कृषि व्यावसायिक ना होकर जीविका का साधन के रूप में प्रचलित है। करोड़ों कृषकों के जीवों का जो जीविका का साधन है कृषि ही है। ठीक है, कृषि ही उनके पेट भरता है, उनके घर को चलाता है। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता को अगर हम देखें तो खाद्यान्न फसलों की जो आवश्यकता है जनसंख्या बढ़ने के कारण बढ़ गई है और इसी विशालतम जो जनसंख्या के लिए अनाज जुटाना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इसलिए 75% भाग पर लगभग मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल, चना आदि उगाया जाता है और शेष भाग पर व्यापारिक फसलें जैसे जूट, कपास उगाया जाता है। क्षेत्रीय विविधताएं देखेंगे भारतीय कृषि की, ये बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी की विविधता पाई जाती है, जिसके कारण भूमि की उत्पादकता, सिंचाई सुविधाएं, भूधारण व्यवस्था आदि में भी काफ़ी अंतर होने के कारण उत्पादकता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। ये भारतीय कह सकते हैं भारतीय कृषि में क्षेत्रीय असमानताएं भी कई बार देखने को मिली है। जोतों के छोटे आकार देखे मिले, जिसमें 80% जोते जो है यानी खेतों का जो आकार है वो छोटा होता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण कृषकों की आय भी सीमित हो जाती है और ये कृषक जो है पूंजी निवेश द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। छिपी बेरोजगारी की अगर स्थिति की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखेंगे भारत में अधिक मात्रा में छोटे किसान या मजदूर पाए जाते हैं, जिन्हें वर्ष में केवल 4 से 5 महीने ही रोजगार मिल पाता है। फसल बुआई और कटाई के वक्त ही ये मजदूर या छोटे किसान रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, बाकी समय में बेरोजगार रह जाते हैं। इस तरह से छिपी बेरोजगारी के भी शिकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी यहाँ पर बात की गई ना। चलिए अब देखिए भाई, ये निम्न श्रेणी की तकनीक जैसे भारतीय कृषि में विशेषता ये भी है कि यहाँ की जो अधिकांश कृषि है वो आज भी पुरानी विधियों के द्वारा की जाती है। नई मशीनों की बजाय अधिकांश कृषक आज भी परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कृषि के उत्पादन को पर्याप्त उतनी गति नहीं मिल पाती है। तो सब चीज़ें मिली जुली यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लैंड रिफॉर्म कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है,
देखिए, भूमि सुधार का अर्थ ही होता है कि भू स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना या लैंड होल्डिंग्स को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, जैसे आप देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से जोत के आकार को ठीक करना, किसानों को भूमिधर बनाना, काश्तकारी प्रणाली में न्यायपूर्ण ढंग से सुधार लाना, फसल पूर्वक फलस्वरूप किसानों के शोषण को समाप्त करके उन्हें विकास के लिए भी प्रेरित करना। भाई सीधी सी बात है। अब लैंड रिफॉर्म कार्यक्रम के कुछ कार्य हैं, जैसे कृषि का पुनर्गठन करना, मध्यस्थों का उन्मूलन करना, काश्तकारी में सुधार करना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं भूमि सुधार में यहाँ पर तकनीकी सुधार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी किए जा सकते हैं इसमें कई सारे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें जो ध्यान रखने की बात है, तो हम इसको देख लेते हैं कि मध्यस्थों का जैसे उन्मूलन की जो बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर मध्यस्थों का उन्मूलन की बात करें तो कहते हैं कि देखेंगे कि आप भारत में जो आर्थिक गतिहीनता का प्रमुख कारण क्या था कि कृषि क्षेत्र में गतिहीनता रहा है, और कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का प्रमुख कारण है शोषणकारी भूमि संबंध रहना। स्वतंत्रता के समय देश के करीब 57% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन थे। ठीक है, भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत अब सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा शुरू की गई। फिर यूपी, एमपी जैसे राज्य जहां स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं थे, वहां भूमि सुधारों का आसानी से क्रियान्वयन किया जा सका। वहीं आप देखेंगे बिहार हो गया, बंगाल, उड़ीसा राज्यों में भूमि का रिकॉर्ड ना होने से भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर जो कृषि, यहाँ पर काश्तकारी सुधार की जो बात की जा रही है, यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म। काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत आप देखते हैं कि कृषि भूमि का जो मालिक है खुद खेती नहीं करता है, भूमि को काश्तकारों को कृषि कार्यों के हेतु पट्टे पर दे सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्वतंत्रता से पहले क्या था, भारत में जो जमींदार और रैयतवाड़ी दोनों ही प्रणालियों में भूमि को पट्टे पर देने की जो प्रथा थी व्यापक रूप से प्रचलित थी। और भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने से पहले मुख्य रूप से इसको 3 प्रकार की काश्तकारी होती थी। जैसे आप देखें ऑक्यूपेंसी टेनेंसी होता था, जैसे दखलकारी काश्तकारी, ऐच्छिक काश्तकारी, उपकाश्तकारी। ये बड़ा लंबा मुद्दा है, यहाँ पर हमें जो चीज़ समझनी थी वो यही है। ठीक है, इसके बाद ऊपर जो कह रहे थे इसमें कि कृषि का पुनर्गठन करना, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर भूमि का पुनर्वितरण करना, अधिकतम भूधारता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को बांट दी गई है। ठीक है, ये कार्यक्रम के कार्य है कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसी के साथ आज का हमारा ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 15 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेड ग्रुप से संबंधित यदि आपको कहीं कॉल करना है तो ये नंबर्स आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया। हर बार की तरह अंत में जाते जाते यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, वो पूछेगा। वहाँ पर फिजूल की जो जैसे लोग वहाँ पर बातें करते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है, वैसा नहीं पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से धैर्य से समझेंगे। बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ हमें हमारी मर्ज़ी की नहीं मिल सकती है। कुछ हमें कोऑपरेट करना होगा, कुछ मैं कोऑपरेट करूँगी आपके साथ। इस तरह से मिलजुल कर अगर काम करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टिमेट नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो चीज़ें और बातें और जो शब्द लिखे हैं वो समझ में आएंगे। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, सेम टू सेम पढ़ने से डिक्टेट करने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि बहुत बार एक ही लाइन में बहुत सारे फैक्ट्स छुपे होते हैं, यानी कि एक ही लाइन में कई सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। तो इस कारण से मुझे उसे पढ़ना पड़ता है। तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी हो जाती है। तो उन लोगों से मैं कहती हूँ आपत्ति जो है वो क्रिएट मत करिए और चैप्टर पे फोकस करिए, मैटर पे फोकस करिए, क्या कहने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं और आपकी परीक्षा तक हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। हमारी वीडियोस टोटली फ्री है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर टोटली आपको फ्री वीडियोस दी जाती है बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना सा स्वार्थ है कि आपका हम रिजल्ट ला सकें। तो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी, आपकी जीत में ही हमारी जीत है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। चलिए, आप सबसे अलविदा कहती हूँ। जल्दी से मॉड्यूल 16 में मिलेंगे हम।